आप में से कोई दुखी तो नहीं होना चाहता ना, लेकिन फिर भी दुखी होते रहते, समझ जानबूझ करके भी दुखी होते रहते, चीजों को समझते हो और फिर भी दुखी होते रहते हो। खैर, अब मैं बात ये कर रहा था, ये तो हमारे शरीर की तो इतनी, मैं यदि इसके बारे में बात करूंगा तो शरीर, फिर इसमें एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, उनके द्वारा बना हुआ पूरा सिस्टम, फिर कैसे वो वर्क करता है, इतना रहस्यपूर्ण रोमांचक है ये तो, जो है ना, मतलब इसमें और उत्सुकता बढ़ती जाती है, फिर ये कैसे क्या हो रहा है। इससे आगे फिर इंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियाँ, फिर उसके आगे मन, फिर आत्मा की शक्ति है, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बड़ी रहस्यपूर्ण रोमांचक है। और इससे एक जो दिख रही है दुनिया, इसके आगे की नई दुनिया है, सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा है। खैर, तो बीमारियों के बारे में मैं बात कर रहा था। एक तो बीमारियां होती है जेनेटिक बीमारियों का भी मैंने जो अभी तक किया वो आपको बता रहा हूँ। जेनेटिक बीपी ठीक हो जाता है, जेनेटिक शुगर ठीक हो जाता है, जेनेटिक थायराइड ठीक हो जाता है, जेनेटिक कैंसर तक ठीक हो जाता है। माने लगभग अभी जैसे कुछ बीमारियों का तो हम पूरा क्योर नहीं कर सके हैं अभी, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसका पूरा क्योर नहीं कर सके, ये भी जेनेटिक होती है। अभी जैसे हेपेटाइटिस, ये भी जेनेटिक होता है, उसको ठीक कर देते हैं हम, ये मां से होता है, जिसमें ब्लड का संपर्क होता है ना। तो ये देखो, कुछ बीमारियां स्पर्म ओवम से आती हैं, कुछ बीमारियां जैसे ये ब्लड से आई, हेपेटाइटिस ब्लड कहां गया, पिता के ब्लड से नहीं आएगी। पिता को यदि हेपेटाइटिस है तो बच्चे को नहीं आएगा, मां से आएगा। क्यों? क्योंकि मां का ब्लड नाभि के माध्यम से बच्चे के अंदर जाता है, तो उसको वो इन्फेक्शन हो जाता है अंदर ही, वो हेपेटाइटिस से भी हो जाएगा, किसी को ब्लड डोनेट किया उससे भी हो जाएगा, दूसरी से भी आ जाएगा। तो जेनेटिक मां से आया। खैर, जितने भी जेनेटिक बीमारी है उनका समाधान हो जाता है, क्योंकि इसका भी हम वैसे भी पूरा समाधान नहीं कर सके हैं, कुछ कंट्रोल किया है हमने अभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। ऐसे ही थैलीसीमिया, माइनर थैलीसीमिया तो हमने अच्छा कर दिया, और वो तो जेनेटिकली भी माइनर देखो जितना अच्छा कर दिया ना, वो दोनों में अच्छा होगा। माइनर थैलीसीमिया जेनेटिकली भी है तो भी हमने अच्छा कर दिया, लेकिन मेजर थैलीसीमिया में अभी हमें प्रॉब्लम है, अभी उसमें थोड़ी दिक्कत है। ऐसे मुश्किल से 2-4 रोग हैं, ऐसे 4-5 रोग हैं जिनके बारे में अभी हम फुल कॉन्फिडेंट नहीं हैं। इस पर तो काम करने की जरूरत है, लेकिन जैसे मैं कहना और क्या काम करने की जरूरत है, तो जैसे अभी मैं आपको 8-10 बीमारियों के बारे में बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं कपालभाति करो और गांठ घुल जाती है। अभी तक मुझे ये नहीं पता लगा कि ये गांठ घुलती कैसे है। ये तो पता लग गया कि ये करो और ये हो जाता है। तो अभी तो मैं इतनी बात कहता, मैंने कहा देखो भाई, हम तो जमींदार आदमी हैं, हमको ये पता है कि 1 दाना सरसों का डालो उसके 1000 हो जाते हैं। 1 किलो डालो 1000 किलो हो जाती है सरसों। अब 1 के 1000 कैसे होते हैं, मुझे तो आज तक एक भी कोई साइंटिस्ट नहीं मिला जो ये बताता हो कि 1 सरसों का दाना डाला और उसमें से फिर जो है पौधा तैयार हो गया। उसमें से वो 1000 दाने कैसे आते हैं? वो मल्टीप्लाई तो 1 से ही हो रहे हैं और कुछ नहीं है, वो कोई टिश्यू कल्चर नहीं है। 1 दाने से 1000 दाने कैसे होते हैं? और फिर नीचे मिट्टी से तो लेते हैं पानी और गैसेज, बस इतनी, और कुछ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं पानी के साथ ही, वो मिले हुए होते हैं। उसमें तेल कैसे बन जाते हैं बताओ? आज तक कोई भी साइंटिस्ट मुझे ये नहीं बता सका कि वो मिट्टी और पानी से तेल कैसे बनता है। कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता सका हम गाय को चारा खिलाते हैं उससे दूध कैसे बनता है। कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता सका कि वो बता देते हैं कि इसके कंटेंट ये है, ये है, ये है, इससे इसमें ये फैट में इतने चीजें और वो सारी मिट्टी में है। और अरे वो मिट्टी में तू बना दे ना, फिर तू मिट्टी ले, तुझे मिट्टी देते हैं, पानी देते हैं, बना दे दूध। तुझे मिट्टी देते हैं, पानी देते हैं, बना दे सरसों का तेल, बना दे नारियल का तेल बना दे।
वो जो है ब्लड है। अब जैसे ब्लड के बारे में कंटेंट्स बता देंगे, उसके उसमें ये है, ये है, ये है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं, इतने उसके उन एक्टिव कंपोनेंट्स को, ये उनका स्रोत है, ऐसी ऐसी चीजें खाओ तो उससे बन जाए। लेकिन आज तक कोई भी एक भी साइंटिस्ट दूध की एक बूंद नहीं बना सका, खून की एक बूंद नहीं बना सका, एक बूंद तेल नहीं बना सका। अब मैकेनिज्म पता भी लग जाएगा तो ठीक है, पहली बात तो पता लगना भी बहुत मुश्किल काम है। कुदरत की कुछ चीजों का तो आज तक पता ही नहीं है, बस हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट तो हमने देख लिए जमींदार की तरह, 1 किलो सरसों बोई 1000 किलो होगी, हमको नहीं पता, हमने दाना डाला तो उसमें से 1000 पैदा हो गए। अब इसकी फिलोसफी क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका साइंस क्या है, मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये हमको नहीं पता। होता है भाई, तो हम जैसे बताते हैं, चलो यहाँ की पेट की गांठ खत्म हो तो आदमी को समझ में आए कि भाई यहाँ तो ये हो रहा है, गति हो रही है, तो यहाँ यूट्रस में गांठ थी, ओवरी में गांठ थी, पॉलिसिस्टिक ओवरीज थी, किडनी में गांठ थी, पेनक्रियाज में गांठ थी, पेट में गांठ थी, तो समझ में आ जाता है। ब्रेस्ट में भी गांठ, अब ब्रेस्ट में तो कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, ब्रेस्ट की गांठ खत्म हो जाती है। हाथ में तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं हो रहा, अब यूं बैठे हैं, अब हाथ हिल भी नहीं रहा और गांठ यहां की घुल गई, गांठ यहां की घुल गई। शुरू में मेरे से मां ने पूछा, बोले बाबा गोड्डा दुख है, मैंने कहा कपालभाति कर ले। बोले बाबा पेट थोड़ी दुख है कि पेट हिलाऊंगी तो पेट ठीक होगा, गोड्डा कैसे ठीक होगा। ये तो गांठ की बात नहीं कह रहा हूं। तो मैंने कहा मां, इसमें जो गोड्डा घिसता है ना, इसमें जो कार्टिलेज है वो प्रोटीन से बनता है, हड्डी कैल्शियम से बनती है। तो यूं करेगी तो इधर से कैल्शियम प्रोटीन आंत के द्वारा मिलेगा और वो जाके इधर असर करेगा। बोले बाबा कुछ बात हो सके हो सके ऐसे भी हो जाए। अब मैंने कहा तेरे सिर में दर्द होता है तो दवा पेट में जावा कि माथे में। तो अब देसी उदाहरण है ये, ऐसे तो दवाई तो माथे में ही जाती है, लेकिन पेट में जाके पहले वो उसमें डिजोल होती है फूड में, फूड से फिर डाइजेस्ट होके लीवर में, फिर लीवर से फिर ब्लड में, ब्लड से फिर माथे में जाके असर करती है। तो खैर, अब मैं आपसे बात कर रहा था कुछ चीजों में, जैसे हमने कहा कि गांठ ठीक हो जाती है, कैंसर ठीक हो जाता है, हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं। तो इसमें जो पूरा मैकेनिज्म है ना, कुछ कुछ तो मुझे स्पष्ट है, लेकिन कुछ कुछ अभी, अब जैसे फेफड़ा का कोई भी रोग है, मैं सीधा बताता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज हो रही है, जहां गति पैदा होती है वहां शक्ति पैदा होती है आकुंचन प्रसारण से, ये मैकेनिज्म सीधा है। लंग पावरफुल होगा ना, अब हाथ की एक्सरसाइज करो तो हाथ मजबूत होंगे। अब जैसे जो पहलवान लोग हैं वो हाथों की बहुत तरह की एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उनको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। तो हाथों की एक्सरसाइज करने से हाथों को ताकत मिलती है, पैर की एक्सरसाइज करने से पैर को ताकत मिलती है। तो फेफड़ों की एक्सरसाइज करोगे फेफड़े को ताकत मिल जाएगी। बाकी चीजें तो सारी की सारी सूक्ष्म स्तर पर असर करती है। ये ना बहुत बड़ा साइंस है, इसका आप जितना जितना अभ्यास करोगे उतना एक्सपीरियंस तो आपको तुरंत हो जाएगा। उसका साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत बड़ा भाग है जो बचा हुआ अभी। इसके ऊपर अभी हम काम करने वाले हैं। हम बहुत जल्दी पतंजलि योग पीठ में एक ऐसा सेटअप करने वाले हैं जिससे कि एक एक योग की क्रिया, एक एक एक्सरसाइज, एक एक आसन, एक एक प्राणायाम, एक एक ध्यान की प्रक्रिया संकल्प मात्र से कैसे चेंज आता है। कुछ चीजों का तो पता लग गया है अभी भी, जैसे ऐसे बैठे हैं और ऐसे कुछ भी सोचो, उस सोच से तुरंत हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, पूरे भीतर की केमिकल सोर्स, हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और आजकल तो मशीनों से उसको देख भी सकते हैं। तो इसके ऊपर हम अब रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेटअप बनाएंगे, बहुत बड़ा सेटअप, जिससे कि सारी चीजों को ऐसे एनालिसिस कर सकें कि कैसे ये होता है। अब आप वैसे मैं आपको फिजिकल एक उदाहरण दे देता हूं जो आप सब एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको कोई एकदम गाली दे दे,
तो बोलो खून गर्म होता है कि नहीं? आंखें तुम्हारे होठ फड़कने लगते हैं कि नहीं? तुम्हारी भुजाएं भी फड़कने लगती है नहीं? और कोई कानून ना हो तो उसी समय सारा हिसाब किताब कर दो तुम। क्या हुआ था भाई, क्या हुआ था? बोलो, गाली तो दी थी, तो भीतर कुछ केमिकल थोड़ी गया। मैं कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कोई दारू नहीं पी, कोई बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, कोई जहर नहीं खाया, कोई अमृत नहीं खाया, खाली एक शब्द यहां टच हुआ, या फिर कोई दृश्य अच्छा या बुरा आपने देख लिया उसका। ये सब होता क्या है? विचार भी केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई भी विचार। ये जो हम खाने पीने में जो केमिकल्स का यूज करते हैं, ये तो बहुत थोड़ा असर करते हैं। सबसे कहते हैं ना भाई, इनके तो विचारों में जहर घुला हुआ है। तो विचारों में बहुत बड़ा जहर होता है और बहुत बड़ा अमृत भी होता है। अब जैसे मैं इस समय आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करके एक पहला अच्छा इंजेक्शन लगाता हूं, अच्छे विचार का आपको तैयार कर दिया, और उसके बाद में कोई भी गाली गुली कुछ विधा आपको असर ही नहीं होगा। ये भी एक बात होती है। ऐसी भी स्थिति आती है। तो ये दोनों चीजें बड़ी जबरदस्त है, और ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि कोई भी विचार जो है वो विचार केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो केमिकल फिर और दूसरे केमिकल को पैदा करता है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है फिर अंदर अंदर। तो कहते हैं भाई इसके तो विचारों में जहर बोला। अब आपको खुशी की बात ऐसे सोचो, तो ऐसे प्यार की बात, किसी के कृतज्ञता की बात, किसी से सहानुभूति की बात आपको शकुन देती, और दूसरी बात सोच लो तो, उल्टी बात सोच लो तो फिर तो गड़बड़ होता ही। आप रोज ही देखते हो। खैर, मैं आपसे बात कहना चाह रहा था कि बीमारियों का एक कारण तो जेनेटिक रीजन है, दूसरा उसका बड़ा कारण यही अभी जो बता रहा हूं, विचार। इसको बोला है प्रज्ञापराध। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको, ये स्ट्रेस तो एक छोटा सा शब्द है। अभी तो इसके बारे में इतना ही पता लगा है साइंटिस्टों को कि कुछ अच्छे हार्मोन्स हैं, कुछ खराब हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, 5-HT, डोपामिन, ऐसे कुछ। तो कुछ हार्मोन्स हैं, वो खराब हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बढ़ने पर फिर डेंजर करते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं। फिर बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन, ये अच्छे हार्मोन्स हैं, ये घट जाते हैं, फिर उससे पूरे शरीर में असर होता है, पूरे शरीर में। सबसे पहले आदमी की ये बुद्धि खराब होती है, फिर आदमी की वाणी, फिर आदमी का व्यवहार, फिर आदमी का आहार, और उससे सारे दोष प्रकोपित हो जाते हैं। अब पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि भाई ये तो सारी बीमारियों की जड़ तो स्ट्रेस है, इसको दूर करो। तो देखो योग से क्या क्या होगा। एक तो जेनेटिक बीमारियां दूर हो जाएंगी, जेनेटिक सबसे बड़ा कारण जेनेटिक। दूसरा बीमारियों का बड़ा कारण स्ट्रेस है, स्ट्रेस। फिर बाकी कारण छोटे छोटे हैं, जैसे इन्वायरमेंट, जहां बहुत पॉल्यूशन है तो वहां आपको श्वास, दमा, अस्थमा, एलर्जी की, और ज्यादा पॉल्यूशन है तो कैंसर की बीमारी होगी, आप नहीं रोक सकते उसको। आप योग भी कर लेंगे तो नहीं रुकेगी, वहां से तो फिर जगह छोड़नी पड़ेगी, या कुछ ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे कि भाई वो पॉल्यूशन खत्म करवाओ। अब तो ऐसे कानून बन गए कि जिस फैक्ट्री से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है उस फैक्ट्री को वहां से बंद करवाओ। है? अब जैसे जहां बहुत ज्यादा कोयले की खदानें, वहां लोगों को टीबी और कैंसर दोनों होता ही है। अब कानून तो बहुत बन गए, लेकिन वो भी एक हद तक ही जा करके लागू हो पाते हैं, तो क्या करेंगे। तो इन्वायरमेंटल डिजीज होती है, फिर कुछ बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती है। अब इसमें थोड़ा इतना बचाव हो जाता है कि जैसे किसी को डेंगू वाले मच्छर ने काटा तो हमें भी काटता ही है, लेकिन योग करने वाले के अंदर इतना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है कि वो मच्छर वाला जो असर है वो ज्यादा नहीं होता है? जैसे पहले शरीर में शक्ति पैदा हो जाती है ऐसी,
जैसे पहले बोलते थे ना भाई, कोई आदमी नमक नहीं खाता ना, जिसने कभी भी नमक ना खाया हो, बिच्छू भी काटेगा तो बिच्छू मर जाएगा, सांप काटेगा तो सांप मर जाएगा। तो फिर कुछ लोग कहते हैं ना, बोले भाई नमक तो थोड़ा खा लिया करो, जहर मारता है थोड़ा खा लिया करो, जहर मारता है। मीन्स यदि हम नमक ना खाएं तो हमारे शरीर में रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब आदमी जहरीला नहीं होता उससे, लेकिन उसके शरीर में बहुत ऐसी ताकत आ जाती है कि उसको फिर ये किसी भी तरह के पॉइजन असर ही नहीं करती उसके ऊपर। खैर, तो एक ये जो है बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती है। तो जैसे डेंगू के मच्छर ने काट लिया, ऐसे ही कुछ टीबी आदि है। जैसे अब किसी को टीबी है, आप टीबी वाले के पास में बैठे हो तो थोड़ी बहुत देर तो सह लोगे आप। यदि उसका ज्यादा उसका असर है, इसलिए टीबी वालों को घर में भी सावधानी पूर्वक, बर्तन भी उसके अलग करते हैं। ये एक दूसरे को जो संक्रामक रोग जिनको बोलते हैं, ये बड़ा डेंजर होता है। फिर ऐसी बीमारियों के और कारणों में फिर गलत खान पान, ये है शारीरिक मेहनत करना है, ये है ऐसे फिर बीमारियों के कारण से बीमारियां पैदा हो जाती हैं, दवाइयों के कारण से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन इसमें मूल रूप से जाते हैं तो जो मुख्य कारण है, तो इन बहुत सी चीज़ों को अवॉइड कर सकते ना हम लोग। फिर कुछ चपेटे में आ गए तो फिर तो इलाज करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बड़े रीजन है उसमें एक रीजन है जेनेटिक और दूसरा रीजन है स्ट्रेस। और दोनों का स्ट्रेस तो 100% दूर होता है ये प्राणायाम से। इसके ऊपर हमने पूरी स्टडी की है, पूरा रिसर्च किया है। तो जेनेटिक बीमारियां आपकी खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस से होने वाली बीमारियां खत्म हो जाएंगी। फिर इनका ये कोई किसी भी अन्य कारण, तीसरा मैं कह लेता हूं अन्य कारण, उसमें 7-8 कारण जैसे मैंने भी बताए हुए, उसमें बैक्टीरियल है, वायरल है, फूड हैबिट्स हैं, डिजीज हैं, ड्रग्स हैं, और जो है गलत खान पान है, लेस फिजिकल एक्टिविटी है, फिर कहीं की मिट्टी में एक डेफिशिएंसी है। डिफरेंट प्रकार की डेफिशिएंसीज होती हैं, कहीं आयरन की डेफिशिएंसी है, कहीं कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कहीं विटामिन ए, बी, सी, विटामिन D12, विटामिन B12, विटामिन D3, ऐसे डेफिशिएंसीज है। तो ये डेफिशिएंसीज से भी रोग पैदा होते हैं, डेफिशिएंसीज, हाँ, ये भी एक बीमारियों का कारण। तो तीसरा कोई भी अन्य कारण कोई भी हो, तो जेनेटिक रीजन से आपको बीमारी है, स्ट्रेस से आपको बीमारी है, या कोई भी किसी भी तरह का अन्य कोई भी कारण या डेफिशिएंसी है कोई। तो कुछ चीजों में अब देखो, जैसे बहुत ही कम हो गया किसी में आयरन, तो फिर तो लेना ही पड़ेगा ना आयरन आपको। बहुत ही कम हो गया विटामिन B12, विटामिन कैल्शियम, विटामिन D3, ऐसे बहुत। अब इनको इसकी सोर्स है, तो योग करें और दिनचर्या अच्छी करें तो इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। तो बात यह है कि ये सारी चीजें क्यूरेबल हैं, 4-5 कुछ बीमारियों को छोड़ करके। जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था आपको, मेजर थैलेसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिर कई तरह की आजकल ना सिंड्रोम्स आ गए। आजकल एक बहुत चल पड़ा है सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम्स भी बहुत तरह के हैं, है ना, लेकिन इसका भी एक होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी, ये भी एक बड़ा कारण है। तो इसमें सिंड्रोम्स में काफी कुछ प्राणायाम से अच्छे हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी अच्छे हो जाते हैं और इतने जबरदस्त तरीके से ठीक होता है। तो योग वाला पक्ष तो बहुत सबल है, इसलिए मैं कहता हूं आप 99% फोकस योग के ऊपर करो। फिर इसमें आगे की चीज आती है जी, इसमें जैसे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इसके बारे में ना एलोपैथी वालों ने इतना भ्रम फैलाया। अच्छा, इनके यहाँ क्या है कि एकदम से तो कुछ चीजों को ठीक कर देते हैं, जैसे ना BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि एकदम से, जैसे फीवर है, कुछ चीजों को एकदम से ठीक करते हैं। फीवर तो एलोपैथी से ज्यादा आयुर्वेद में वैसे अच्छा है। ज्वरनाशक वात है, ज्वरनाशक वटी है, गिलोय घनवटी है, महासुदर्शन घनवटी, ये सब चीजें बहुत जल्दी एलोपैथी से भी जल्दी ठीक करती हैं। खैर, वो लंबी थोड़ी बात नहीं, लेकिन एलोपैथी वाले एक शोर मचाते हैं कि आयुर्वेद में असर धीरे धीरे होता है। तुम्हारे यहां असर कौन सी चीज में होता है वो एक तो बता दो। ये टेम्परेरी मामला है सारा, चाहे पेन किलर देते हैं, दर्द खत्म कहां हुआ? दर्द को महसूस कराने वाले जो एंजाइम्स थे उनको तुमने ब्लॉक कर दिया।
तो घुटने में दर्द तो जो का तुम्हें, वो जो उसको एंजाइम को तुमने ब्लॉक कर दिया तो फीलिंग नहीं हो रही बस। मैं बहुत देर से सुनता था, जिसका काम उसी को साजे दूसरा करे तो डंडाबाजी। मैंने कहा ये क्या है? बोले जो ऐसा हुआ है, घर में कुत्ता था, चोर आते तो भूखता था, तो मालिक जग जाता था और चोर चोरी नहीं कर पाते थे। तो एक दिन कुत्ता हो गया बीमार, वो बेचारा भोंक नहीं पा रहा था, तो पड़ोस में बंधा हुआ था गधा। उसने देखा भाई जब चोर आते थे तो ये कुत्ता भौंकता था, और भाई आज ये कुत्ता हो गया बीमार और चोर घुस गए, अभी चोरी करके ले जाएंगे, मालिक को जगा देता हूं। वो भों 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 करने लगा। मालिक उठा, बोला सोने नहीं देता रात को, 2-4 डंडे मारे, फिर सो गए और चोर चोरी करके ले गए। तो बोले भाई जो है यह हालत हमारी भी कहीं कहीं होती है। खैर, हम लोग जो है बीमारी के बारे में बात कर रहे थे अभी, तो बीमारियों के बारे में एक भ्रांति फैला दी, आयुर्वेद में असर बहुत देर में होता है। किसमें असर कम होता है भाई, बताओ जरा। भाई वहां जो असर हो रहा है, मैंने कहा वो तो असर कहां कर रहे हैं। दर्द तो एक इंडिकेशन होता है कि भाई अपना मामला ठीक कर ले। अब ये क्या करते हैं, गधे ने सूचना दी और गधे को डंडे मार रहे हैं। दर्द ने बताया कि भाई यहां दुखा, तो आप इंडिकेशन है कि कार्टिलेज घिस रहे हैं, इंडिकेशन है कि अंदर से बोन खराब हो रही है, इंडिकेशन है कि अंदर से लिक्विड कम हो गया है, या इंडिकेशन है अंदर से स्वेलिंग आ गई है, कुछ अंदर से जो है कुछ द्रव पदार्थ इकट्ठा हो गया है अंदर से। तो हम इंडिकेशन, फिर यहां दर्द है तो अलग अलग तरह की बात है, फेफड़े में दर्द है तो अलग बात है, हार्ट में दर्द है तो ब्लॉकेज आ गए, फेफड़े में दर्द है तो फिर उसका अलग रीजन है, यहाँ दर्द है तो यहाँ की गाल स्टोन है, अंदर की तरफ पीठ की तरफ पीछे दर्द है तो वहाँ किडनी स्टोन है, फिर बीच में दर्द है तो फिर आंतों में सूजन है, और ज्यादा दर्द है तो या तो पेनक्रियाज में सूजन है, फिर और ज्यादा दाईं तरफ दर्द है तो लीवर में सूजन है। कहीं ये इंडिकेशन डिफरेंट, सिर में दर्द है तो अलग कारण है। माने दर्द तो एक डिफरेंट चीज है, आपने जो सूचना दी उसी को आपने अटैक कर दिया, इसको खत्म करो। खत्म कहा किया तुमने? कौन सी दर्द से लेकर के फिर ऐसे ही ये बीपी जो बढ़ रहा है उसको तुम नॉर्मल कर रहे हो। अरे बीपी क्यों बढ़ रहा है उसका कारण तो ठीक कर नहीं रहे हो तुम। तो जो बस अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है ना उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं एलोपैथी वाले। बीपी जिस कारण से हो रहा है उसको तो ठीक नहीं कर रहे, शुगर जिस कारण से हो रहा है उसको तो ठीक नहीं कर रहे, जो एक्सेस शुगर है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंतजाम कर रहे हैं लोग। शुगर के लिए कहां, या तो पेनक्रियाज को ज्यादा निचोड़ देते हैं। ये एलोपैथी में करते क्या, ड्रग्स का। मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी की है, 5 साल 10 साल तक मैंने इसके ऊपर स्टडी की लगातार। ये दवाइयां बनाते कैसे, इनकी साइंस क्या है, थ्योरी क्या है। भीतर कोई चीज की कमी होगी तो बोले ऊपर से इंजेक्ट कर दो, कोई चीज के अंदर नहीं बन रही है तो बोले ऊपर से दे दो। इतना तो ठीक है, चलो अंदर कोई सिस्टम ऐसा हो गया कि भाई काम ही नहीं कर रहा है तो ऊपर से दे करके गुजारा कर लो। फिर आगे क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल देते हैं कि जो अंदर शरीर में वो चीज बहुत ज्यादा बनने लग जाए तो एक तरह से वो निचोड़ देते हैं। पेनक्रियाज को जितना काम करना चाहिए था उसको ऐसा वो ड्रग दे दिया, वो ज्यादा इंसुलिन बनाने लग गया। थोड़े दिनों के बाद में वो तो करेगा, फिर बाद में उसका मामला खत्म। जैसे इटली वाला जो केचुआ होता है, ज्यादा बच्चे पैदा करता है, थोड़े दिन में मर जाता है। हिंदुस्तानी जो है वो 2-3 साल तक रहता है, थोड़े बच्चे पैदा करता है, दादा जीता है। थोड़े दिन में ये सारा, जैसे मुर्गी पहले बहुत जीती थी, अब थोड़े दिन तक मुर्गी जीती है क्योंकि रोज अंडा लेते हैं, उससे मुर्गी खत्म हो जाती है। ये एलोपैथी वाली जो दवाएं देते हैं ना, पेनक्रियाज पे, कोई लीवर पे, हार्ट, किसी भी चीज की, वो हमारी बॉडी एक्सेस वर्क करने लग जाए या कुछ चीजों को जाकर के ब्लॉक कर देते हैं कि वो जो जहां कोई चीज ज्यादा बन रही है तो वहां जाकर के ऐसे चिपका देते हैं, अंदर से ऐसे केमिकल होते हैं वो अंदर जाके चिपक जाते हैं। तो वो ज्यादा सिक्रेशन, माने कम सिक्रेशन हो रहा है तो उसको बढ़ा देते हैं, ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं कुछ समय के लिए। ये इनकी साइंस है। दर्द आदि जो पेन महसूस करने वाले एंजाइम्स उनको ब्लॉक कर देते हैं, इनके पास इलाज नहीं है कोई। तो आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर,
ये जिस कारण से बीमारी हो रही है ना, उसको अटैक करते हैं। हम लोग बीमारी के ऊपर अटैक नहीं करते, बीमारी जिस कारण से हो रही है उसको ठीक करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं। अब जैसे अब आपको शुगर है, तो हमने कोई आपको ऐसी चीज नहीं दी कि शुगर जिससे कि जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। शुगर डाइजेस्ट नहीं करते हम लोग। बीपी जो बढ़ा हुआ उसके ऊपर वर्क ही नहीं करते हम। बीपी किस कारण से बढ़ रहा है? बीपी बढ़ रहा है स्ट्रेस से, बीपी बढ़ रहा है हार्ट से, बीपी बढ़ रहा है लीवर से, बीपी बढ़ रहा है किडनी से, बीपी बढ़ रहा है थायराइड से, बीपी बढ़ रहा है नींद न आने से। तो जिस कारण से बीपी बढ़ रहा है हम उसको ठीक करते हैं, ऐसे बीपी ठीक होता है। हम शुगर कैसे ठीक करते हैं? तो हम शुगर पेनक्रियाज को ठीक करते हैं हम लोग। तो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीजनरेट करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे पेनक्रियाज वर्क करना शुरू कर देता है, तो शुगर ठीक होगी। फिर हम दर्दें कैसे ठीक करते हैं? तो जो शरीर में जो चीजें ईएसआर को बढ़ा रही थी, यूरिक एसिड को बढ़ा रही थी, जो है एएसओ को बढ़ा रही थी, आर फैक्टर को बढ़ा रही थी, उन चीजों को हम रोक देते हैं। हड्डियों के ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस करते हैं। दर्द जो है वो ऑस्टोक्लास्ट ओस्टोब्लास्ट सेल्स के इंबैलेंस होने से, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन गड़बड़ हुआ, उससे फिर दर्द हो गया। तो दर्द के दो कारण है, एक मसल्स और एक बोन्स। तो मसल्स की ट्यूनिंग प्रॉपर कर देते हैं, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को ठीक कर देते हैं, इसलिए हम दर्द को ठीक करते हैं। तो हम आर्थराइटिस के कारण के ऊपर अटैक करते हैं। हम पेनक्रियाज का जो डायबिटीज का जो कारण है, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का डीजनरेट होना, उसके ऊपर हम काम करते हैं। हम थायराइड T3 T4 TSH के ऊपर कोई काम नहीं करते। हम तो थायराइड की वर्किंग पर काम करते हैं कि थायराइड पर रहता है ठीक से वर्क करने लगे, और T3 T4 और फिर TSH ये जो है ये ब्रेन से सीक्रेट होता है। हम ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, हम गले पर काम करते हैं, हम T3 T4 TSH पे काम ही नहीं करते। तो फिलॉसफी बिल्कुल अलग है ऐसे। इसलिए यह हम इन बीमारियों को क्या करते हैं? क्योर। तो क्योरिंग का प्रोसीजर आपको बताया।